काफ़ी रात हो चुकी थी, इसलिए जुन डिसाइड करता है कि आज रात वो यहीं पर बिताएगा। जुन बाहर सोता है और श्योरी अंदर सोती है। जुन उसे अपनी लाइफ की स्टोरी बताता है कि कैसे कोई उसकी इज्जत नहीं करता है, वह एक बास्टर्ड चाइल्ड है और उसकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। श्योरी भी उसकी बातों को काफ़ी ध्यान से सुन रही होती है। वो जुन को अपने बड़े भाई वाला डायलॉग चिपका देती है कि सभी लोगों का जन्म एक मकसद के लिए होता है और तुम्हें भी अपने मकसद को ढूंढना चाहिए। नेक्स्ट डे श्योरी वो पतंग जुन को ऐसे गिफ्ट दे देती है और जुन अपने घर वापस लौट जाता है। सबसे पहले वो डोबी से मिलता है ताकि वो अपनी प्राइज़ मनी क्लेम कर सके, बट डोबी तो एक नंबर का कमीना होता है। वह जुन को धोखा दे देता है। वो जुन को कोई प्राइज़ मनी नहीं देता है, उल्टा वह ड्रंक हालत में उससे कहता है कि मुझे पता है कि तू पैसे क्यों इकट्ठा कर रहा है। एक्चुअली जुन अपनी मॉम को इस सर्वेंट जॉब से छुटकारा दिलवाना चाहता था, इसीलिए वह पैसे जमा कर रहा था ताकि वह लीगल डॉक्यूमेंट्स खरीद के उसकी माँ को फ्री करवा सके। डॉबी उससे कहता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, तुम्हारी मॉम एक सर्वेंट थी और लाइफ टाइम सर्वेंट ही रहेंगी। इस बात पे जुन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह भूल जाता है कि डॉबी एक नोबल है और वह डॉबी की पिटाई कर देता है। ये बात जा पहुंचती है इन दोनों की मॉम्स के पास, जिसके बाद जुन की मॉम अपने ही बेटे को थप्पड़ मार देती है, क्योंकि यहाँ पर सही या गलत होना मैटर नहीं करता है। अगर कोई चीज़ मैटर करती है तो वो है सोशल स्टेटस, यानी कि नोबल होना और बास्टर्ड होना। जुन को इसीलिए अपनी ज़िंदगी से नफरत थी। वह गुस्से में वहाँ से चले जाता है और डॉबी से धोखा खाने के बाद वापस से अपने बिजनेस में लग गया था। वैसे उसका बिजनेस कुछ खास नहीं होता है। वो और उसका फ्रेंड लड़कियों के गेटअप बनाकर किंगडम की औरतों को ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचा करते थे। उधर चैन अपना क्यूरियोसिटी शांत करने के लिए उस पेपर को ओपन कर देता है जिस पर कि श्योरी ने अपना विश लिखा होता है। तो श्योरी का विश होता है कि उसे बाहर की दुनिया देखनी है। अब तक तो शिचैन को श्योरी से शिद्दत वाला इश्क हो चुका था। अब श्योरी के विश को पूरा करना ही उसके जीवन का परम लक्ष्य भी बन गया था। इसलिए एक बार फिर से वो अपने डैड के बात के अगेंस्ट जाता है और श्योरी से मिलता है और उसे भरोसा दिलाता है कि अगर वो एक बार फेस्टिवल देखने बाहर चली जाएगी और इन टैलिस्मान्स वाली बाउंड्री को क्रॉस कर लेगी तो भी कुछ नहीं होगा। श्योरी पहले तो इस बात के लिए मना करती है, बट फिर भी उसके इंसिस्ट करने पर फाइनली वो उस टैलिस्मान्स वाली बाउंड्री को क्रॉस कर ही देती है। उसके क्रॉस करते ही हैंसयोग का जो मैजिक होता है वो फेल हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हैंसयोग और उसके फॉलोअर्स जा पहुंचते हैं उसी हिडन टेम्पल में जहां पर हर तरह के श्राप को ख़त्म करने वाली किताब रखी हुई थी। इस मंदिर में एंट्री लेते ही सभी को ऐसे लगने लगता है कि सांपों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है और वो सारे लोग डर जाते हैं और पैनिक होने लगते हैं। बट हैंसयोग उन्हें समझाता है कि डरो मत, ये सिर्फ एक इल्यूजन है, ये सांप असली नहीं है। फिर हैंसयोग अपने मैजिक से इस सारे इल्यूजन को ख़त्म कर देता है। फिर बड़े ही मुश्किलों भरे रास्तों से पार होते हुए वो लोग आगे बढ़ते हैं एंड फाइनली वो लोग उस किताब तक पहुंच जाते हैं जिसमें कि कर्स को ब्रेक करने के उपाय लिखे हुए थे। उस बुक में लिखा होता है कि कर्स को ब्रेक करने के लिए यहाँ रखे 108 कैंडल्स को जलाना होगा एंड प्रे करना होगा। बट ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए भी 3 शर्त होते हैं। पहला तो ये कि ये कैंडल्स कोई मामूली कैंडल्स नहीं होते, उन्हें जलाने के लिए ट्रू सोल की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बात ये कि ये सब कुछ ध्रुव तारा गायब होने से पहले करना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई भी कर्स को ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो वो खुद मारा जाएगा। एंड तीसरा शर्त अभी यहाँ नहीं बताया जाता है, वो स्टोरी में आगे पता चलेगा। अभी फिलहाल ध्रुव तारा गायब होने में 5 दिन बाकी होते हैं, इसलिए हैंसयोग अपने सारे फॉलोअर्स से कहता है कि उन्हें किसी भी तरीके से श्योरी को यहाँ लेकर आना होगा और कैंडल्स जलाकर उसके कर्ज को ब्रेक करना होगा। नेक्स्ट सीन में श्योरी और शिचैन फेस्टिवल में मौज मस्ती कर रहे होते हैं। श्योरी के लिए तो ये सब कुछ फर्स्ट टाइम होता है, इसलिए उसे बहुत ही मज़ा आ रहा होता है। देखते ही देखते रात हो जाती है और वक्त आ जाता है स्काई लैंटर्न्स जलाने का। जैसे ही स्काई लैंटर्न जलाने के बाद शिचैन श्योरी की तरफ मुड़ता है तो पता चलता है कि श्योरी तो वहाँ से गायब हो चुकी है। वो परेशान हो जाता है और चारों तरफ उसे ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी ओर श्योरी को कोई होश नहीं होता है, वो इसी हालत में घूमती फिरती पहुँच जाती
जाती है रॉयल गार्डन में, जहाँ की प्रिंस का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा होता है। होंगजू भी वहाँ पर मौजूद होती है और वो अपने तलवारबाजी से सभी को एंटरटेनमेंट कर रही होती है। तभी अचानक से नाचते नाचते वह गिर जाती है और उसे एहसास होता है कि शियोरी यहीं पर कहीं आसपास है। तो वो जल्दी से भाग के प्रिंस के पास पहुंचती है एंड पाती है कि प्रिंस के नेक पर वो कर्स वाला मार्क अपीयर हो गया है, यानी कि जो कर्स था वो धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगा है। बादल गरजने लगते हैं और तेज बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। होंगजू चारों तरफ शियोरी को ढूंढने लगती है, बस थोड़ी ही दूरी पर शियोरी मौजूद होती है, बट जून आकर उसे बचा लेता है और शियोरी उसकी बाहों में बेहोश हो जाती है। शिचैन भी शियोरी को ढूंढते ढूंढते वहां आ जाता है और वो जुन से कहता है कि शियोरी उसकी छोटी बहन है और आगे वो देख लेगा। फिर जुन वहां से चला जाता है। जब शियोरी को होश आता है तो शिचैन उसे एक गोल्डन बेल देता है एंड कहता है कि जब भी कभी उसे शिचैन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो इस बेल को बजा दे, वो उसे ढूंढता हुआ वहाँ पहुँच जाएगा। आगे रात होने पर हमेशा की तरह ही वह ब्लैक शेडो शियोरी को ढूंढता हुआ वहाँ पर आ जाता है, लेकिन इस बार तो हैंशियोक का तैलिस्मान्स वाला बैरियर कमज़ोर पड़ गया था और सारे तैलिस्मान्स जलने लगे थे, जिससे कि प्रोटेक्टिंग शील्ड टूट जाता है और वो ब्लैक शेडो शियोरी की बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। शियोरी हवा में उड़ने लगती है और उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ठीक ऐसा ही प्रिंस के साथ भी होता है, उसके बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं और वो भी हवा में उड़ रहा होता है और वो बेहोश हो जाता है। क्वीन शिम उसकी ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। होंगजू को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है। इन सब को ठीक करने का बस एक ही तरीका होता है कि शियोरी को ढूंढकर उसे मार दिया जाए। उधर हैंशियोक को जब शियोरी की इस हालत के बारे में पता चलता है तो वो समझ जाता है कि कर्स एक्टिवेट हो चुका है। वो अपने सबसे ट्रस्टवर्दी फॉलोअर मॉन्क जापा को उसके पास छोड़कर जल्दी से अपने घर चला जाता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसका बेटा शिचैन भी इस कर्स की चपेट में ना आ गया हो। एंड उसका डर सच हो जाता है। शिचैन को तो शियोरी से प्यार हो गया था, इसलिए वो भी कोमा में चला गया था। होंगजू हैंशियोक से मिलने आती है और उसे कहती है कि उसे पता है कि उसने प्रिंसेस को नहीं मारा था, इसलिए अब वो उसे बता दे कि प्रिंसेस को कहाँ छुपा कर रखा है। बट हैंशियोक कहता है कि वो कैसी बातें कर रही है, वो तो प्रिंसेस को उसकी आंखों के सामने ही आग में जलाकर मार दिया था, लगता है कि उसे कोई गलतफहमी हो गई है। होंगजू ऐसा आंसर सुनकर हैंशियोक को वार्निंग देकर वहां से जा रही होती है, बट जाते हुए वह शिचैन के रूम के सामने से गुजरती है एंड समझ जाती है कि दाल में कुछ काला जरूर है। वो हैंशियोक से कहती है कि उसे पता है ना, कर्स का असर सिर्फ 15 दिन तक रहता है, उसके बाद कर्स के चपेट में जो भी आया होता है वो इंसान मर जाता है। ये सारा कुछ शिचैन की मॉम भी सुन रही होती है और उसे अपने बेटे की चिंता होने लगती है। जुन अपने घर लौट रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसकी मॉम को कुछ लोग किडनैप कर लेकर जा रहे हैं। वो उनके पीछे जाता है, बट कोई उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने डॉबी की मॉम खड़ी होती है और जुन की मॉम को कपड़े में लपेट कर रखे होते हैं। डॉबी की मॉम उसके सामने ही जुन की मॉम को टॉर्चर करती है एंड जुन बहुत कोशिश करता है कि वह छूटकर अपनी मॉम को सेव कर सके, बट 3-4 लोगों ने उसे पकड़ रखा होता है, इसलिए वो छूट नहीं पाता। डॉबी की मॉम उससे कहती है कि अगर उसने दोबारा से ऐसी हरकत की जैसे कि उसने कल की थी तो उसका अंजाम उसकी मॉम को भुगतना पड़ेगा। जुन बहुत ज़्यादा डर गया होता है। वो जल्दी से अपनी मॉम के पास जाकर कपड़े से बाहर निकालता है, बट वो देखता है कि वहाँ पर तो उसकी मॉम नहीं है बल्कि कुछ और ही है। डॉबी की मॉम जाते जाते उसे बोलती है कि नेक्स्ट टाइम उसकी मॉम ही होगी, वहाँ पर कुछ और नहीं होगा। जुन के लिए अब पानी सर के ऊपर से जा चुका था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसे अब यहाँ नहीं रहना है। वो एक दलाल से मिलता है जो कि उसे चाइना जाने का रूट समझाता है और टिकट्स के बदले हैवी मनी की डिमांड करता है। जुन अपनी मॉम को फ्री कराने के लिए कई सालों से धीरे धीरे करके खूब सारे पैसे इकट्ठे कर रखा होता है, इसलिए वो दलाल को हैवी मनी के लिए भी हाँ बोल देता है। जुन अपनी मॉम को चाइना जाने के लिए कन्विंस करता है, बट उसकी मॉम उसे समझाती है कि ऐसा करना सही नहीं रहेगा, बट फिर भी वो अपनी मॉम को कन्विंस कर लेता है। उधर शियोरी भी काफ़ी डरी हुई होती है, उसको भूत वगैरह भी दिखाई दे रहे होते हैं। जापा उसे समझाता है कि वो अपने डैड पर भरोसा रखे, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। शियोरी को अपने बड़े भाई की भी चिंता हो रही होती है, इसलिए वो जापा से रिक्वेस्ट करती है कि वो एक बार उसे शिचैन से मिलवा दे। जापा उसे अपने साथ शिचैन के पास ले जाता है। वो जैसे ही शियोरी को देखता है तो उसे शियोरी के अंदर भी कोई भूत वगैरह नज़र आ रहा होता है,
इसलिए वो शियोरी को खुद से दूर रहने के लिए कहता है। शियोरी उसकी ऐसी हालत देखकर रोना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर शीचेन की मॉम आ जाती है। वो तो ऐसे भी शियोरी को पसंद नहीं करती थी और अब उसकी वजह से उसका बेटा मौत के मुंह में झूल रहा होता है। इसलिए वो शियोरी को बहुत ज़्यादा सुना देती है। वो जोश जोश में कह देती है कि शियोरी के कर्ज की वजह से ही उसके बेटे की ऐसी हालत है। तभी वहाँ पर हैंसोक आ जाता है और वह शियोरी को वापस जाने के लिए कह देता है। अपने हट में पहुँचने के बाद शियोरी बहुत ज़्यादा सैड होती है और वो जापा से पूछती है कि उसकी मॉम ने जो कहा था क्या वो सच है। जापा उसे सारी सच्चाई बता देता है और विश्वास दिलाता है कि शियोरी का कर्ज खत्म किया जा सकता है, बस उसे उसके साथ हिडन टेम्पल में जाना पड़ेगा। शियोरी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं होंगजू के लेडी गार्ड्स उन पर अटैक कर देते हैं। एक्चुअली शीचेन की मॉम ने होंगजू को शियोरी का एड्रेस बता दिया था ताकि वो अपने बेटे को बचा सके। अब यहाँ मस्त वाली लड़ाई शुरू हो जाती है। जापा के साथ बाकी मॉन्क्स भी लड़ रहे होते हैं बट होंगजू के लेडी गार्ड्स उन पर भारी पड़ रहे होते हैं। एक एक करके सारे मॉन्क्स मारे जाते हैं। अब होंगजू भी शियोरी की ओर जा रही होती है बट तभी वहाँ पर हैंसोक आ जाता है। जापा अपनी आखिरी सांस तक इनको प्रोटेक्ट करता रहता है एंड हैंसोक और शियोरी ब्लैक फॉरेस्ट की ओर भाग निकलते हैं। होंगजू अपने तलवार से जापा को मार देती है। उधर जुन और उसकी मॉम को भागते हुए एक सर्वेंट देख लेता है और वह जाकर डॉबी को बता देता है। जुन अपनी मॉम को एक सेफ हाउस में रोकता है जहाँ कई ऑलरेडी बहुत सारे चाइना जाने वाले लोग रुके हुए थे। वो उसे वहीं पर उसका वेट करने के लिए कहता है और वो खुद टिकट लेने चला जाता है। हैंसोक शियोरी को वो कर्स ब्रेकिंग बुक देता है और उससे कहता है कि अब उसे खुद के दम पर ही उस कर्स को ब्रेक करना पड़ेगा और उसे कहता है कि वो इन गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करेगा तब तक शियोरी वहाँ से भाग जाए। फिर हैंसोक उन सभी का अटेंशन अपनी ओर खींचता है एंड वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। होंगजू भी उसे फॉलो कर रही होती है एंड फाइनली वो पकड़ा जाता है। होंगजू उससे दोबारा पूछती है कि वो बता दे वो प्रिंसेस को कहाँ छुपा कर रखा है बट हैंसोक उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर क्या होना था, होंगजू से मार देती है। कुछ लेडी गार्ड्स को शियोरी दिख जाती है और वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं बट एक क्लिफ यानी कि चट्टान के एंड पर शियोरी को रुकना पड़ता है। जुन भी उसी रास्ते से टिकट लेने जा रहा होता है एंड जैसे वह देखता है कि शियोरी की जान खतरे में है तो वह बिना सोचे समझे बिना टाइम वेस्ट किए उसके सामने आ जाता है एंड लेडी गार्ड्स जो तीर चलाते हैं उसे खुद पर ले लेता है बट इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। दूसरा तीर जाकर शियोरी को लग ही जाता है एंड वो क्लिफ से नीचे पानी में गिर जाती है।